हेलो फ्रेंड्स, यंग रिसर्चर्स की तरफ से आपको दोबारा खुशामदीद। आज हम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन पीएच के इफ़ेक्ट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि सॉल्यूशन पीएच को स्टडी करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए हमें रिएक्शन क्या लगाना पड़ेगा, किस तरह के सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे। और सॉल्यूशन बनाने के बाद हमने एक इफ़ेक्ट स्टडी किया था जिसको हमने पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज PHPZC कहा था। इस पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज के बाद आपके सामने एक ग्राफ मैंने शो करवाया था जो कि ये वाला था कि पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट कैसे रन करवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने वो पार्ट स्किप कर दिया है तो काइंडली आप उस पार्ट को देख लें। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे आज कि हमने जो इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्यूशन पीएच स्टडी किया है, आपको मैंने जो प्रोसीजर बताया कि आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये रिएक्शन लगाना है, उसके बाद उसके रिज़ल्ट्स कैसे आएंगे, क्या आउटकम्स होनी चाहिए उनके रिज़ल्ट की, और अगर आपका रिज़ल्ट जो आपके पास परसेंटेज आई है डाई रिमूवल की, क्या वो सही भी है या नहीं, ये हमें ऑथेंटिसिटी या उसका प्रूफ कैसे मिलेगा। तो आज इस पैरामीटर के रिजल्ट्स एंड डिस्कशन को इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ मैंने आपसे कहा था कि पीएच सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं, उनकी जो या बफर सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं, उसकी भी अलग से वीडियो अपलोडेड है, काइंडली आप उनको चेक कर लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम बाकी पैरामीटर्स भी डिस्कस करेंगे जो कि एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज या मेटल आयन को अफेक्ट करते हैं। अभी तक हम पहला पैरामीटर स्टडी कर रहे हैं जो कि इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्यूशन पीएच है, कि पीएच कैसे अफेक्ट करती है डाई या मेटल आयन की एड्जॉर्प्शन को, पीएच लो होनी चाहिए या हाई होनी चाहिए। आज हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे कि पीएच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट कर रही है थ्रू हेल्प ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन डाई एंड एड्जॉर्बेंट सरफेस फंक्शनल ग्रुप्स, और उसके साथ साथ हम उसको इक्वेशन फॉर्म में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके रिजल्ट्स एंड डिस्कशन की तरफ। जब हम आते हैं तो मैंने आपको पहले बताया है इस बारे में कि जो पीएच होती है ये बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है डाई एड्जॉर्प्शन के केस में, ठीक है। तो सबसे पहला पैरामीटर जो ऑप्टिमाइज किया जाता है दैट इज़ सॉल्यूशन पीएच। इसमें हमने देखा था कि आपको डिफरेंट पीएच पे सॉल्यूशन बनाने होंगे, ठीक है, और उसके बाद आपने उनमें एक वेल नोन या वेड अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट ऐड करनी होगी, उसको शेक करना होगा, देन उसकी आप इनिशियल और फाइनल एब्जॉर्बेंस जो है वो मेजर करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के साथ। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर कैसे यूज़ किए जाते हैं उसकी भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। और लैम्डा मैक्स पे सारी ये मेजरमेंट होंगी, चाहे वो इनिशियल एब्जॉर्बेंस है या चाहे फाइनल एब्जॉर्बेंस है, ठीक हो गया। उसके बाद डिफरेंट पीएचेस पे हमारे डिफरेंट परसेंटेज के रिजल्ट्स आएंगे। उनके दरमियान मैंने आपसे कहा था कि आपने ग्राफ प्लॉट करना है जो कि इस तरह का आएगा। आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे सॉल्यूशन की पीएच लेनी है और वाई एक्सिस पे परसेंटेज एड्जॉर्प्शन लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पीएच 1 है, आप पीएच 1 का आपने सॉल्यूशन बनाया, उसके साथ आपने डाई सॉल्यूशन की एड्जॉर्प्शन को चेक किया, आपने उसकी परसेंटेज रिमूवल का जो फार्मूला था वो लगा के उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की और वो परसेंटेज आपके पास राउंड अबाउट 35 तक आई। तो यहाँ से शो हो रहा है कि PH1 पे जो आपके पास परसेंटेज रिमूवल है वो 35 है, और उसका जो परसेंटेज रिमूवल कैलकुलेट करने का फार्मूला हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। परसेंटेज रिमूवल इज़ इक्वल टू AI माइनस AF डिवाइडेड बाई AI मल्टीप्लाई बाई 100। अब AI और AF इनिशियल और फाइनल एब्जॉर्बेंस है। अगर आपको इनका नहीं आइडिया कि ये इनिशियल फाइनल एब्जॉर्बेंस क्या है तो काइंडली आप लास्ट पार्ट इस वीडियो का चेक कर लें, उसमें मैंने डिटेल डिस्कशन की है। अब अगर अगेन करूँगी तो वो कुछ स्टूडेंट्स उसमें बोर हो जाएंगे। तो हम अपने मेन टॉपिक की तरफ ही रहते हैं जो कि आज हमारा रिजल्ट और डिस्कशन का पार्ट है पीएच के इफ़ेक्ट का। तो PH1 पे आपकी इतनी परसेंटेज रिमूवल आई, ये ग्राफ से शो हो रहा है। PH2 पे आपकी अराउंड अबाउट 58% आई, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह आपने पीएच वर्सेस परसेंटेज एड्जॉर्प्शन के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है। और जो ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं इसमें कुछ जो मेन पॉइंट्स है ग्राफ प्लॉट करते टाइम आपको वो जो याद रखनी चाहिए वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहला तो ये कि ग्राफ का जैसे हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं किसी भी पेपर का, थीसिस का,
तो हमारा जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 12 होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर फ़ॉन्ट उसका साइज़ देखा, स्टाइल देखा जाए, राइटिंग स्टाइल, तो वो टाइम्स न्यू रोमन होता है। यूजुअली एरियल में भी लिखा जाता है, कैलिब्री में भी लिखा जाता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड काउंट होता है जिसको मोस्ट एक्सेप्टेबल है हर तरह के डॉक्यूमेंट के लिए, वो टाइम्स न्यू रोमन है। तो ग्राफ भी जब आपने बनाना है ना, तो उसके बाद उसकी भी ये जो जितनी राइटिंग है, ये पर्सन उनके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, टाइटल की, या ये जो वैल्यूज़ हैं, इनको भी आपने, इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी 12 रखना है, ठीक है। इसके बाद इसका जो स्टाइल है वो भी टाइम्स न्यू रोमन ही रखना है। दूसरी जो चीज़ इसमें काउंट होती है वो ये है, जब आप पेपर कहीं सबमिट कराते हो किसी जर्नल में, या थीसिस सबमिशन होती है, तो बाज़ स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप ग्राफ की एरर बार इंक्लूड करें। ये देखें, ये एरर बार्स हैं जो कि इस तरह एक क्रॉस प्लस का जो है साइन बना हुआ है, ये एरर बार्स होती हैं। एरर बार से हमें क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि ये वाला पॉइंट नीचे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें क्लैरिफिकेशन होगी कि ये यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ अटैच हो रहा है, और यहाँ से वाई एक्सिस के साथ ये इस पॉइंट पे जाके इससे मिल रहा है। तो एरर बार्स कैसे ऐड की जाती हैं ग्राफ में, उसकी वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, हाउ टू ऐड एरर बार्स इन ग्राफ। तो काइंडली आप उस वीडियो को चेक कर लें, और अपने ग्राफ के साथ साथ जो आप बना रहे हो, आप उनको अभी से सेट करते जाओ, उनकी एरर बार्स भी इंक्लूड कर दो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि आपका जो ग्राफ है, आपने इसकी ये बाउंड्री भी लगानी होती है, यानी कि उसकी आउटलाइन लगानी होती है। यूजुअली ब्लैक कलर की होती है, और ये जो ग्राफ पूरा होता है ये भी ब्लैक कलर में ही ज़्यादा स्टैंडर्ड काउंट किया जाता है। कुछ लोग इसका डिफरेंट कलर कर देते हैं, कुछ ब्लू कर देते हैं, कुछ येलो कर देते हैं, तो वो भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो एक यूजुअल चीज़ है जो कि स्टैंडर्ड काउंट होती है, डेट इज़ ब्लैक कलर, ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर आप ये एक्सिस, टाइटल, पीएच और परसेंटेज एड्सॉर्प्शन को बोल्ड करना चाहें तो आप इनको बोल्ड कर दें। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो इट्स अप टू यू। और यहाँ पे ये जो लाइंस हैं, ये देखें, ये यहाँ पे ग्रे हैं, लेकिन इनको भी आपने ब्लैक करना है। तो इस तरह की कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, ताकि जब आप पेपर लिखें, अपना रिसर्च पेपर या रिसर्च थीसिस लिखें, तो आपको उनमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आप इनको साथ साथ करेक्ट करते जाएं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप वीडियो को काइंडली पूरा देखा करें, क्योंकि हर वीडियो में कोई ना कोई हिंट या कोई ऐसी बात आपके साथ मैं डिस्कस ज़रूर करती हूँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो अगर हम इसके रिज़ल्ट की बात करें कि अब ये ग्राफ है, ठीक है, इसकी यानी कि आपके पास जो पीक वैल्यू आई है, पीक या मैक्सिमम परसेंटेज एड्सॉर्प्शन, वो राउंड अबाउट पीएच 7 पे आई है। ये देखें, आप देख सकते हैं पीएच 7 न्यूट्रल पीएच पे इसके जो परसेंटेज एड्सॉर्प्शन है वो नियरली 90% है, 89 या 90% समथिंग कितनी है, ठीक हो गया। तो इससे हमें एक बात ये क्लियर हुई कि जो प्रोसेस हम स्टडी कर रहे हैं, जिस डाई की एड्सॉर्प्शन देख रहे हैं, जिस स्पेसिफिक एड्सॉर्बेंट के साथ, उसकी मैक्सिमम परसेंटेज रिमूवल पीएच 7 पे आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पीएच 7 और न्यूट्रल पीएच इज़ द ऑप्टिमम पीएच फॉर मैक्सिमम डाई रिमूवल, ठीक है। तो ऑप्टिमम पीएच क्या है कि हमने जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि हमने सबसे पहले डाई सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद हमने पार्टिकल साइज़ की ऑप्टिमाइजेशन की, वो पार्टिकल साइज़ सिलेक्ट किया जिसकी परसेंटेज एड्सॉर्प्शन ज़्यादा आई थी, ऐसे ही किया था। तो अब हम पीएच वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जहाँ पे परसेंटेज एड्सॉर्प्शन ज़्यादा आए। तो जैसा कि ग्राफ से शो हो रहा है कि परसेंटेज एड्सॉर्प्शन ज़्यादा कहाँ आ रही है, डेट इज़ पीएच 7। तो इसका मतलब ये हुआ, हम अगले जो जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे एड्सॉर्बेंट डोज का, डाई कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर का, ईटीसी, उन सब में हमने कौन सी सोल्यूशन पीएच का सोल्यूशन बनाना है, पीएच 7 का, यानी कि न्यूट्रल पीएच पे। तो अगर आपकी पीएच 7 है न्यूट्रल, तो आप अपने नेक्स्ट जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं वो पीएच 7 पे कंडक्ट करोगे। लेकिन अगर आपकी कोई एसिडिक पीएच में आ रही है, लाइक 2 आ रही है या 3 आ रही है, ग्राफ आपका यहाँ पे पीक शो करने के बजाय यहाँ पे पीक शो कर रहा है, ऐसे फर्स्ट कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है, देन कंटिन्यूस डिक्रीज हो गया है, तो आप पीएच 2 सिलेक्ट करोगे, आपकी ऑप्टिमम पीएच 2 होगी। अगर आपका ग्राफ इस तरह कर्व नहीं आ रही, यानी कि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज अप टू अ सर्टेन पॉइंट एंड देन कंटिन्यूस डिक्रीज, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आपका जो ग्राफ है वो कर्व नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन आई है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पीएच 12 पे आपकी मैक्सिमम परसेंटेज एड्सॉर्प्शन आएगी, तो आप पीएच 12 पे वर्क करोगे। अगर आपका ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाए,
तब भी वो ग्राफ ओके है। अगर आपकी इस तरह डाउनवर्ड जो ग्राफ की पीक है वो इस तरह लाइन आ जाए डाउनवर्ड फॉर्म में, तो वो भी ठीक है। इसका मतलब कि आप एसिडिक पीएच पे काम करना चाहोगे, ठीक है। तो ये पैरामीटर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस पैरामीटर की बेस पे पता चलता है कि आपका जो डाई है उसके फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, ठीक है। इसको मैं मैकेनिज्म के साथ आपको समझाती हूँ, लेकिन पहले इसका आपको ये क्लैरिफिकेशन करना थी कि आपने इस तरह ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद जो आपकी मैक्सिमम पीएच आई है आप नेक्स्ट पैरामीटर्स उस पीएच पे कंडक्ट करोगे। तो यहाँ तक ये पीएच का रिज़ल्ट था। उसके बाद अगर इसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन देखें तो क्लैरिफिकेशन में ये है, ये मेरे पास एक आर्टिकल है डिसैलिनेशन एंड वाटर ट्रीटमेंट जो जर्नल है उसमें इसकी पब्लिकेशन है, ठीक है। मोहम्मद नवीद इकबाल और ये मेन आथर हैं उनके। और इसके बाद इन्होंने क्या किया है जी, इन्होंने सीड्स लिए हैं, बायोजोर्बेंट लिया है एज अ लोकल बायोजोर्बेंट क्रिस्टल वायलेट डाई रिमूवल के लिए, ठीक है। तो ये क्रिस्टल वायलेट डाई रिमूवल को यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है, जो कि वेस्ट वाटर से उन्होंने ये उसकी रिमूवल की है। क्रिस्टल वायलेट डाई जो है, सबसे पहले देखिए जो भी डाई आप सिलेक्ट करें सबसे पहले आपको ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि आपका सिलेक्टेड डाई किस नेचर का है, वो एनाइनिक है, केटाइनिक है, या किसी और टाइप का है, ठीक है। अगर तो एनाइनिक है तो उसके ऊपर इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और अगर वो केटाइनिक है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो उसकी एड्जॉर्प्शन मैक्सिमम उस पीएच पे होगी जिस पीएच सॉल्यूशन का चार्ज डाई के चार्ज के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अब जैसे यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट डाई है, क्रिस्टल वायलेट डाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मैं आपको उसकी क्लैरिफिकेशन करने के लिए उसकी एक मैकेनिज्म शो करवा दूँ तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मिसाल के तौर पे ये है, ठीक है। अब देखें ये जो डाई है ना, ये क्रिस्टल वायलेट डाई का स्ट्रक्चर फार्मूला है। ये क्रिस्टल वायलेट डाई का स्ट्रक्चर फार्मूला हम ऑलरेडी डाई क्या है, उनके यूजेस, साइड इफेक्ट उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइज की जो स्पेसिफिसिटीज़ हैं हम उनको भी डिस्कस कर चुके हैं। काइंडली आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये है जी क्रिस्टल वायलेट का स्ट्रक्चर फार्मूला। इसमें देखें ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? क्योंकि उसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं मिथाइल ग्रुप के साथ, और डबल बॉन्ड उसने ये बेंजीन रिंग के साथ बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह इसके जो है नाइट्रोजन के ऊपर उसके 4 बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस पर यानी कि इसने अपना लोन पेयर यूज़ करके एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है, इसलिए इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से डाई के ऊपर ओवरऑल क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो डाई के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि अब ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में नेगेटिव आयंस ज़्यादा होंगे ये उस सॉल्यूशन में मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन शो करेगा। मतलब आपको वो प्रिंसिपल तो याद होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो क्रिस्टल वायलेट डाई पॉजिटिवली चार्ज है, ये बेसिक सॉल्यूशन या हाई पीएच का सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, चूँकि हाइड्रोक्सल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो डाई के मॉलिक्यूल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो हाइड्रोक्सल आयन के सॉल्यूशन में मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन शो करेंगे, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिक पीएच है इट इज़ फेवरेबल फॉर ऑल केटाइनिक डाइज। आप जितने भी केटाइनिक डाइज के पेपर लिटरेचर रिव्यू में उठा के देख लें, आपको ज़्यादातर उनकी एड्जॉर्प्शन या तो न्यूट्रल पे मिलेगी या फिर बेसिक में होगी। एसिडिक में बहुत कम आपको एड्जॉर्प्शन मिलेगी, बहुत ही 100 में से कह लो कि आपको 4 या 6% इतने पेपर्स मिलेंगे जिनमें एसिडिक पीएच पे केटाइनिक डाइज की एड्जॉर्प्शन हुई है। क्यों? क्योंकि डाई पॉजिटिवली चार्ज है, और एसिडिक पीएच लो पीएच में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। चूँकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन इन एसिडिक पीएच रिपेल पॉजिटिवली चार्ज डाई मॉलिक्यूल्स। जब उनके दरमियान रिपल्जन होगी तो उनकी वजह से, रिपल्जन की वजह से डाई मॉलिक्यूल इजीली एड्जॉर्ब नहीं हो सकेंगे एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, ठीक है।
अब ये एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर कैसे इनकी इंटरेक्शन होती है, कैसे ये बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे डेवलप होती है, ये हम इसको मैकेनिज्म की सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मैकेनिज्म इसका कैसे देखना होता है और वो कैसे हमें पता चलता है। FTIR इसमें इन्वॉल्व होती है। FTIR से पता चलता है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे प्रेजेंट है और वो बॉन्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया देना था कि पीएच के साथ डाई मॉलिक्यूल की एड्सॉर्प्शन का क्या रिलेशन है। अब ये देखें यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट किया गया है यही क्रिस्टल वायलेट डाई एड्सॉर्प्शन का, उसमें पीएच और परसेंटेज रिमूवल के दरमियान है। यहाँ देखें आप, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी न्यूट्रल पीएच राउंड अबाउट 7 के जो है इसकी पीएच पे इसकी मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन शो हो रही है। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि ये न्यूट्रल पीएच पे मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन शो करेगा। मैंने आपको कहा कुछ डाइज ऐसे होते हैं जो कि अगर केटाइनिक हैं तो वो मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन या तो वो बेसिक में शो करेंगे या न्यूट्रल में, और जो एनाइनिक डाइज हैं नेगेटिवली चार्ज हैं वो एसिडिक पीएच में मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन शो करेंगे। चूँकि एनाइनिक डाइज पे नेगेटिव चार्ज है और एसिडिक पीएच में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, तो हाइड्रोजन आयन जिन पे पॉजिटिव चार्ज है और एनाइनिक डाइज जिन पे नेगेटिव चार्ज है उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी, और इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि उनके एड्सॉर्प्शन के होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, और या तो वो नेगेटिव में शो कर सकते हैं, सॉरी लो पीएच में शो कर सकते हैं, या फिर न्यूट्रल पे। न्यूट्रल पे मैक्सिमम डाइज ऐसे होते हैं कि जो न्यूट्रल पे ही अपनी मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन शो कर देते हैं, तो फिर आपको इसमें कोई ऐसा टेंशन नहीं होती पीएच एडजस्ट करने की। इसमें क्या होता है कि आपने जस्ट डिस्टिल वाटर में सोल्यूशन बनाना होता है डाई का और एक्सपेरिमेंट रन करवा देना होता है, तो इसमें कोई पीएच या बफर सोल्यूशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपकी न्यूट्रल पे नहीं हो रही, बेसिक में हो रही है, तो फिर आप बेसिक को ही आगे लेके चलोगे। अगर आपके मैक्सिमम रिजल्ट्स जो हैं वो एसिडिक पीएच में आ रहे हैं तो आप एसिडिक को ही साथ लेके चलोगे। तो ये आपको कुछ शो करवाने थे ग्राफ्स। इसका बताने का मकसद ये था कि इस तरह पैरामीटर्स जो हैं, देखिए ये एक आर्टिकल जो है इसमें उन्होंने सारे पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस करने हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, ये देखें इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन पीएच है, ठीक है। उसके बाद ये इफेक्ट ऑफ एड्सॉर्बेंट डोज है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट टाइम है, टाइम का इफेक्ट देखा हुआ है। इफेक्ट ऑफ डाई कंसंट्रेशन है, देखें ये डाई कंसंट्रेशन के बाद इनके सबके ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं। ग्राफ प्लॉट करने के बाद उनकी काइनेटिक्स और आइसोथर्म स्टडी की गई है। देखें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस करने के बाद उन्होंने काइनेटिक स्टडी भी की हुई है। काइनेटिक स्टडी में उन्होंने कुछ मॉडल्स अप्लाई किए हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, सूडो सेकंड है, इंटर पार्टिकल है। इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर मॉडल्स भी हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है लिक्विड फिल्म मॉडल आ जाता है। इसके अलावा डिफरेंट अदर मॉडल्स हैं, एलोविच काइनेटिक मॉडल्स आ जाते हैं। तो हर मॉडल को कैसे उनकी, ये देखें हर मॉडल का ग्राफ प्लॉट किया गया है यहाँ पे, और हर मॉडल्स की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, वो एक्सेल शीट कैसे बनानी है, कौन सा पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करना है। ये देखें आगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स हैं, जिसमें फ्रेंडलिक है, लैंगमर है, डीआर है। इसके अलावा कुछ हिल आइसोथर्म्स भी होती हैं, डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ आइसोथर्म्स भी हैं। हम उनको भी इंशाल्लाह ताला इसी एड्सॉर्प्शन की जो प्ले लिस्ट है हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसलिए कह रही हूँ आपसे कि स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स, ताकि आपको ये एक इन पूरी वीडियोस को देखने के बाद आपको रिसर्च करने में और रिसर्च प्रोजेक्ट लिखने में, चाहे वो थीसिस है या आर्टिकल है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगर आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में उसको बताएं, हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम उसको एड्रेस करेंगे, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये हमने एक पहला पैरामीटर आज इफेक्ट ऑफ पीएच का एक आर्टिकल से भी हमने इसका ग्राफ देखा कि हमारे इसके पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो किस तरह के आते हैं और हमें इसको कैसे प्लॉट करना है। तो होप्स हो कि यहाँ पे आपको पीएच का इफेक्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। इसके अलावा फर्दर स्टडी करने के लिए हम एक और आर्टिकल आपके साथ शेयर करती हूँ, डेट इज़ कैपेबिलिटी ऑफ पोटैटो पील्स पाउडर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हैजर्डस एनायनिक कॉन्गो रेड। ये वाला जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया है अभी, ये क्रिस्टल वायलेट के केस में था। क्रिस्टल वायलेट पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये वाला आर्टिकल हम कॉन्गो रेड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि जर्नल ऑफ डिस्पर्जन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पब्लिश हुआ है। और इसमें क्या है कि हमारे पास कॉन्गो रेड डाई है, और कॉन्गो रेड डाई जो है हम डेट इज़ एनाइनिक डाई, ठीक है। और ये एनाइनिक डाई है, ये देखें आप, ये आर्टिकल का जर्नल का नेम यहाँ पे देख सकते हैं, जर्नल ऑफ डिस्पर्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो पब्लिशर है डेट इज़ टेलर एंड फ्रांसिस। ये जो हमारे पास डिसैलिनेशन एंड वाटर ट्रीटमेंट का था, इसका पब्लिशर भी टेलर एंड फ्रांसिस ही है, ठीक है। तो अच्छी जर्नल है ये, आप इसमें भी अपनी पब्लिकेशन सबमिशन करवा सकते हो।
अब यहाँ पे इन्होंने पोटैटो पील्स पाउडर को लिया है और कॉन्गो रेड डाई की एड्जॉर्प्शन को स्टडी किया है। कॉन्गो रेड डाई का ये फार्मूला है जी, स्ट्रक्चर फार्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके ऊपर बज़ाहिर हमें कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं ये बता दूं कि ये जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है SO3H, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। इसी तरह ये एक सल्फोनिक ग्रुप है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है। तो इनके ऊपर जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये नेगेटिव चार्ज है। डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव और एनाइनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेट डाई। ठीक है, तो ये डाई एनाइनिक है, क्यों है वो मैंने आपको बता चुकी हूँ, सल्फोनिक एसिड ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी देखिए इन्होंने डिफरेंट जो है चीज़ें डिस्कस की हैं, लाइक जो इसमें केमिकल ऑपरेटर्स चाहिए था उसकी अलग से हमने वीडियो बनाई है। तो डिफरेंट आर्टिकल्स देख के कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं ड्यूरिंग रिसर्च, वो सारी वीडियोस के जो पार्ट हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जैसे यहाँ पे डाई स्टॉक सोल्यूशन कैसे बनाना है, एड्जॉर्बेंट कैसे बनाना है, एड्जॉर्प्शन स्टडीज़ में हमने ये देखा कि कौन से पैरामीटर स्टडी करने हैं। ये परसेंटेज रिमूवल का ये देखें आप, फार्मूला यहाँ पे गिवन है। तो ये जो चीज़ें डिस्कस करनी हैं, ये जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं रिसर्च के दौरान, हमने वो सारी वीडियोस इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप कुछ अपलोड हो चुकी है और कुछ आगे इंशाल्लाह ताला अपलोड करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज यहाँ पे भी डिटर्मिनेशन की गई है और ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आप पेपर में नहीं इंक्लूड करते तो जर्नल आपसे रिकमेंड करता है या आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप इसको रिवीजन में लाजमी इंक्लूड करें। तो ये पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज की वीडियो हम पीएच के इफेक्ट में हमने इसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। इसका ग्राफ अब हम देख लेते हैं यहाँ पे भी कि इनका ग्राफ कैसे आया है। इसके अलावा करेक्टराइजेशन टेक्निक्स होती हैं जो कि एड्जॉर्बेंट पे लगाई जाती है, यूज़ की जाती हैं, जिसमें FTIR है, SEM है। अगर आपका नैनो कंपोजिट है तो आप XRD भी करवाते हो। कुछ पेपर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें उन्होंने उनका थर्मल एनालिसिस भी करवाया हुआ है और टेम एनालिसिस भी होता है। वो केस में कि आपके पास बायो कैटलिस्ट है या जो आप सिंपल, अगर आपका सिंपल बायो एड्जॉर्बेंट है फिर भी टेम एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, लेकिन XRD सिर्फ नैनो पार्टिकल्स की या नैनो कंपोजिट्स की होती है, वो सिंपल बायोजॉर्बेंट की नहीं होती। अब ये ग्राफ जो आएंगे और जो ये इमेजेस आ रहे हैं इनका क्या मतलब, हम इनको भी इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें ये TGA एनालिसिस इंक्लूड किया गया है, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस। तो TGA एनालिसिस जैसे मैंने आपको भी कहा कि थर्मल एनालिसिस भी होता है, तो उनको भी इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम पैरामीटर्स को स्टडी कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ पीएच इन्होंने भी डिस्कस किया है। इनकी रेंज देख लें अगर हम, तो इन्होंने भी पीएच रेंज 1 to 12 तक रखी हुई है। ठीक है, तो यूजुअली आप जितने पेपर लिटरेचर रिव्यू में देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि उनकी पीएच जो रेंज है वो 1 to 12 तक स्टडी करते हैं। कुछ पेपर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें 1 to 10 है, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनमें 1 to 8 है या 1 to 14 है। तो वो डिपेंड करता है कि उनकी रेंज क्या है। हमने अभी तक जो सिलेक्ट किया है वो 1 to 12 की है। अगर आप 10 तक करना चाह रहे हो तो इट्स अप टू यू, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप 1 to 12 तक पीएच स्टडी कर लो। 13-14 का इतना इशू नहीं होता, 12 तक मेन कंसिडर की जाती है। तो इन्होंने भी पीएच सोल्यूशन बनाने के लिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ की है जैसे, या और इसके अलावा HCl यूज़ किया है। आप HCl यूज़ करें एसिडिक पीएच बफर सोल्यूशन बनाने, सॉरी एसिडिक पीएच बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लें बेसिक के लिए। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल नहीं है आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हो, और अगर HCl अवेलेबल नहीं है तो आप सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड और HCl अगर ये दोनों अवेलेबल ना हो तो काइंडली मेक श्योर कि आपके पास जो आप इसको किसी तरह अरेंज कर लो। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि एसिटिक एसिड ये कुछ इस तरह का यूज़ कर लें तो वो उनकी वैसी प्रॉपर्टीज़ नहीं है जैसी HCl और सल्फ्यूरिक एसिड की है। तो HCl और सल्फ्यूरिक एसिड में भी अगर देखा जाए तो HCl जो होता है वो बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल होती है, उसके फ्यूम्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो वो उसका मतलब उसकी जो बोतल खोलें जैसे ही हम खोलते हैं तो हमारे इतने फ्यूम्स जो हैं, इतनी पंजेंट स्मेल होती है कि हमें एकदम झटका लगता है। तो उसकी निस्बत वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो अवेलेबल है HCl वो हाईली कंसनट्रेटेड है या थोड़ा बहुत डाइल्यूट है। तो लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सल्फ्यूरिक एसिड की इतनी पंजेंट स्मेल नहीं होती एज़ कम्पेयर टू HCl, और ना ही वो इतना ज़्यादा विक्रस होता है। ठीक है, तो डिपेंड कि आपके पास क्या अवेलेबल है, HCl या सल्फ्यूरिक एसिड, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो एसिडिक सोल्यूशन बनाने के लिए। बेसिक के केस में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। और
इसके बाद उन्होंने इफेक्ट ऑफ पीएच के साथ पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज को भी डिस्कस किया है। और यहाँ पे देखें कि जब यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं कि लोअर पीएच पे क्या होता है, हायर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन एनाइनिक डाई मॉलिक्यूल्स एंड पॉजिटिवली चार्ज एड्सॉर्प्शन सरफेस। ठीक है, लो पीएच में क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम यहाँ पे अभी इस आर्टिकल में उन्होंने कॉन्गो रेड को डिस्कस किया है। तो कॉन्गो रेड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज कॉन्गो रेड है और लो पीएच उसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसका मतलब यह है कि वो सोल्यूशन या जो इन्वायरमेंट है वो सारा पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट में नेगेटिव डाई एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहे हैं कि लो पीएच पे क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई होंगी बिटवीन अनाइनिक डाई मॉलिक्यूल्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड एड्सॉर्प्शन सरफेस रिजल्टिंग इन मैक्सिमम डाई रिमूवल। ठीक है, इसके साथ वो कह रहे हैं कि जब मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी तो मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन के रिजल्ट आएंगे, परसेंटेज एड्सॉर्प्शन ज़्यादा आएगी। ठीक है, इन एडिशन एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सल आयंस compete फॉर एड्सॉर्बेंट बाइंडिंग साइट्स रिजल्टिंग इन रिड्यूस एनाइनिक इन अल्कलाइन कंडीशन। ठीक है, अब अल्कलाइन कंडीशंस में क्या होगा कि देखें, आपके पास एक तो मैंने रीज़न ये बताई है कि पॉजिटिव लो पीएच में क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज इन्वायरमेंट होगा सारा, एड्सॉर्बेंट का भी थोड़ा बहुत और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि पीएच का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, जितनी लो पीएच होती जाएगी उतनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी, इन्वायरमेंट पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे अगर बात करें कि आपकी एड्सॉर्बेंट की सरफेस जो है इसके ऊपर, क्योंकि सारा इन्वायरमेंट पॉजिटिवली चार्ज है तो आपका नेगेटिवली चार्ज जो डाई है वो इजीली एड्सॉर्ब हो जाएगा। हाई पीएच में क्या होता है कि हाई पीएच में आपका जो एड्सॉर्बेंट सरफेस है उसने तो एड्सॉर्प्शन करनी है। अब उसको तो नहीं पता कि आने वाली स्पीशी डाई मॉलिक्यूल है या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है। ठीक है, क्योंकि एड्सॉर्बेंट की सरफेस तो पॉजिटिवली चार्ज है थोड़ी बहुत। ठीक है, अब हाई पीएच पे क्या होगा कि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो नेगेटिवली चार्ज है, डाई भी नेगेटिवली चार्ज है। एक तो डाई और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के दरमियान रिपल्जन होगी। ठीक है, दूसरा इसमें ये होगा कि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का जो मोलिकुलर साइज़ है या वेट है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू डाई मॉलिक्यूल। डाई मॉलिक्यूल हम यहाँ पे ऊपर देख चुके हैं कि उसकी कितनी बड़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये देखें। तो अगर एक साइड पे अगर आप यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को रखें, हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव, और एक साइड पे ये हो, तो जिसका साइज़ कम है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है। तो हाइड्रोक्सिल आयन चूँकि साइज़ उसका कम है, वेट कम है, वो ज़्यादा जल्दी मूव करेगा टुवर्ड्स एड्सॉर्बेंट सरफेस एज़ कम्पेयर टू दिस डाई मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा है, इसका वेट भी ज़्यादा है। तो इसको आप समझने के लिए ऐसे ही कंसिडर कर लो कि एक मोटा बंदा है और एक दुबला पतला सा बंदा है। तो जो दुबला पतला सा बंदा है वो ज़्यादा जल्दी रन करेगा एज़ कम्पेयर टू जो हेल्दी मैन है। तो यहाँ पे डाई मॉलिक्यूल का वेट चूँकि ज़्यादा है, इसलिए वेट ज़्यादा होने की वजह से, साइज़ ज़्यादा होने की वजह से उसकी मूवमेंट या उसकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स एड्सॉर्बेंट सरफेस कम होगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्सल। तो यहाँ पे फिर क्या होगा इसके रिजल्ट में कि एड्सॉर्बेंट की सरफेस जिसके ऊपर डाई मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब होना था उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन की एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हो गई। जहाँ पे 10 डाई के मॉलिक्यूल ने आगे एड्सॉर्ब होना था, वहाँ पे 2 डाई मॉलिक्यूल होंगे, बाकी 8 के 8 हाइड्रोक्सिल आयन मॉलिक्यूल होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मोबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डाई मॉलिक्यूल। तो इस वजह से हाइड्रोक्सिल की एड्सॉर्प्शन हो जाएगी, डाई मॉलिक्यूल जो कि अनायनिक है जिसकी होनी थी एड्सॉर्प्शन वो कम होगी, एज अ रिजल्ट उसकी परसेंटेज रिमूवल ही कम आएगी। तो यहाँ से आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि बेसिक पीएच में एड्सॉर्प्शन की परसेंटेज रिमूवल जो है वो कम क्यों आ रही है और लो पीएच में हाई क्यों आ रही है। ठीक है, तो हाई लो पीएच में इसलिए आई क्योंकि आपके जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और डाई मॉलिक्यूल जो कि अनाइनिक है। अब अनाइनिक ने ही एड्सॉर्बेंट की सरफेस की तरफ जाना है, उसने एड्सॉर्ब होना है। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव स्पीशी और नहीं है जिसका डाई मॉलिक्यूल के साथ कंपटीशन हो, लेकिन बेसिक में डाई का हाइड्रोक्सल आयन जो हैं उनके साथ कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सल की मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से उनकी एड्सॉर्प्शन ज़्यादा आ जाती है।
ये इसके कुछ रिजल्ट्स थे जो कि आपके साथ डिस्कस करने थे, कुछ रीजंस थी, इसलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज इनको डिटेल डिस्कशन करनी थी, इस वजह से इनके साथ इनकी थ्योरी भी देखी हमने, इनका ग्राफ भी देखा, पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट कैसे रन करवाना है। उसमें आपके पास एक इनिशियल पीएच होती है और एक इनिशियल माइनस फाइनल पीएच होती है, ठीक है। और इनिशियल माइनस फाइनल पीएच को आप डेल पीएच भी कहते हो। उसमें आप एक्स एक्सिस पे इनिशियल पीएच रखते हो और वाई एक्सिस पे डेल पीएच यानी कि चेंज इन पीएच, उनके दरमियान आप ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक हो गया। और वो पॉइंट जहाँ पे वो लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट करे या एक्स एक्सिस से पास हो, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज कहते हैं, ठीक है। और पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज अगर इसको मैं वैसे एक्सप्लेन करूँ तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे एड्जॉर्बेंट की सरफेस बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ठीक है। तो उस पॉइंट को, उस पीएच को पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस केस में इनका जो पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज है वो राउंड अबाउट 4.3 है, ठीक है। अब इनका जो ग्राफ देख लेते हैं हम इनके पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज का। तो ये देखें, आपको ये ग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है, ये है पीएच का। यहाँ पे देखें इनकी जो पीएच है, ये परसेंटेज एड्जॉर्प्शन है। ये देखिए, ऐसा मैं आपको ग्राफ कह रही थी कि आपने जो ग्राफ बनाया है जो भी, उसमें आपने क्या करना है कि उसकी ये वाली जो एक्स और वाई एक्सिस की ये जो लाइंस है ये भी ब्लैक होनी चाहिए, आपकी जो राइटिंग है वो भी ब्लैक होनी चाहिए, ग्रे के बजाय। आपने टाइटल को बोल्ड करना है तो इट्स अप टू यू। आपका जो ग्राफ है वो इस तरह एरर बार भी होनी चाहिए और ये ब्लैक कलर में होना चाहिए। और अगर इसकी आउटलाइन की बात करें तो आपने इसकी आउटलाइन भी ऐड करनी है, जैसे कि इस ग्राफ में उसकी आउटलाइन बनाई गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इनका पीएच के इफेक्ट को, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन हुई है वो राउंड अबाउट पीएच 3 पे हुई है, ठीक है। पीएच 3 पे इनकी मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन हुई है 70%, ओके। उसके बाद कंटिन्यूस डिक्रीज होती रही है अप टू 12 पीएच तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीएच 3 पे उनकी मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन हुई है। इसका मतलब ये है कि एनाइनिक डाई था, एनाइनिक डाई ने, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो उसकी मैक्सिमम, आपको जितने पेपर्स मिलेंगे उनमें उनकी परसेंटेज मैक्सिमम जो है रिमूवल की वो लो पीएच पे डिस्कस की गई है। उसकी रीज़न क्या है वो हम अभी देख चुके हैं कि लो पीएच पे हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और इसलिए डाई मॉलिक्यूल का कोई कंपिटेंट नहीं है जिसके साथ उसका कंपटीशन हो जाए और वो उसकी परसेंटेज कम हो जाए। तो वो डाई मॉलिक्यूल ईजिली एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि सारा इन्वायरमेंट हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो अनायनिक डाई मॉलिक्यूल ईजिली एड्जॉर्ब हो जाते हैं ग्रेटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगर पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज ग्राफ की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आप पीएच लेते हो एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे डेल पीएच लेते हो, ठीक है। ये उनका ग्राफ है जी। यहाँ पे उनकी ये पॉइंट लाइन आ रही है। इस लाइन में क्या है कि उनकी जो लाइन है वो यहाँ पे आके 4.3 के राउंड अबाउट ये लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, कट कर रही है। तो ये पॉइंट जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस से पास आउट हो रही है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज। तो इस केस में ये जो अभी पेपर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज है वो राउंड अबाउट 4.2 4.3 का है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो ग्राफ की लाइन है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है। तो ये पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज देखें, यहाँ पे आपको एक और बताना था रीज़न पीएच का, वो पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज के साथ रिलेट करता है। पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो पॉइंट जहाँ पे एड्जॉर्बेंट की सरफेस न्यूट्रल हो जाए, उसके ऊपर कोई चार्ज ना रहे, दैट इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज। अब यहाँ इस केस में पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज क्या है? 4.3। इसका मतलब ये है कि जब पीएच सॉल्यूशन की 4.3 होगी तब इनका जो एड्जॉर्बेंट है पोटैटो पील की सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज 4.3 के ऊपर एड्जॉर्बेंट की सरफेस बिल्कुल न्यूट्रल है, ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन 4.3 से अगर हम पीएच कम कर दें, 4 कर दें, 3 कर दें, 2 कर दें,
तो क्या होगा, एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। जैसा हमें मालूम है कि लो पीएच में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं। तो जब हम 4.3 पीएच से कम पीएच करेंगे, 4 करेंगे, 3 करें, 2 करें या 1 करें, तो इस सब पीएचेस में सॉल्यूशन जो है वो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएंगे और वो हाइड्रोजन आयंस एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जाके एड्सॉर्बेंट की सरफेस को पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज इस केस में 4.3 है। इस 4.3 पीएच पे ना तो एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है, ज़ीरो चार्ज है। ठीक हो गया। लेकिन 4.3 से जब हम पीएच और कम कर देंगे, पीएच 4 का बना देंगे सोल्यूशन, या पीएच 3 का, या पीएच 2 या पीएच 1, तो उस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होने की वजह से वो सारे हाइड्रोजन आयन एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जाके एड्सॉर्बेंट की सरफेस को पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएच लेस देन 4.3 या लेस देन पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज होने की वजह से एड्सॉर्बेंट की सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, ये दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको ऐसे समझ लें कि व्हेन पीएच इज़ लेस देन पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज, देन surface of adsorbent becomes positively charged due to excess of hydrogen ion concentration. This positively charged adsorbent surface will show maximum adsorption towards negatively charged die और metal ions. होप सो कि आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज से पीएच कम करेंगे, एज अ रिजल्ट क्या होगा, उसकी सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होगी एड्सॉर्बेंट की। पॉजिटिव चार्ज सरफेस के ऊपर चाहे नेगेटिव मेटल आयन है या नेगेटिवली चार्ज डाई मॉलिक्यूल है, आके इजीली एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन फिर कहाँ पे शो होगी, लो पीएच पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, देखें पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज 4.3 है। 4.3 से जब हम पीएच ज़्यादा करते जाएंगे, पीएच ज़्यादा की, पीएच 5 का सोल्यूशन बनाया, पीएच 6 का बनाया, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस केस में क्या होता जाएगा, जैसे जैसे पीएच बढ़ाते जाएंगे हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, जब OH आयन नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ती गई, क्योंकि सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, तो जो आयन सॉल्यूशन में मौजूद होगा हाइड्रोक्सल आयन, वो सारे के सारे आयन्स जाके एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर लग जाएंगे, खुद एड्सॉर्ब हो जाएंगे जाके। तो एड्सॉर्बेंट की सरफेस को जाके वो नेगेटिवली चार्ज कर देंगे, जो कि एड्सॉर्बेंट की सरफेस 4.3 पे बिल्कुल न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, हाई पीएच का सोल्यूशन बनाते जा रहे हो, हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती गई। जब हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी, वो सारे के सारे एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जाके एड्सॉर्ब हो जाएंगे और एड्सॉर्बेंट की सरफेस को नेगेटिवली चार्ज कर देंगे। टोटल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर। कब, जब हाई पीएच होगी, पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज से पीएच ज़्यादा होगी। अब एड्सॉर्बेंट की सरफेस होगी सारी की सारी नेगेटिवली चार्ज। अब इस नेगेटिवली चार्ज सरफेस के ऊपर आपका क्या ख्याल है कि नेगेटिवली चार्ज ही डाई मॉलिक्यूल या नेगेटिव ही मेटल आयन एड्सॉर्प्शन शो करेगा? नहीं करेगा भाई, क्योंकि नेगेटिव ही सरफेस है, नेगेटिव ही डाई है, नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे परसेंटेज एड्सॉर्प्शन या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से परसेंटेज एड्सॉर्प्शन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, जैसा कि इस ग्राफ में शो किया गया है। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूस डिक्रीज क्यों हो रहा है? अगर मैं इसको आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँ, इन हमारे पास पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज से जब पीएच ज़्यादा हो जाएगी, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, वो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो गए, एड्सॉर्बेंट को कर दिया उन्होंने नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब वो उस नेगेटिव चार्ज पे नेगेटिवली चार्ज कॉन्गोरेट डाई मॉलिक्यूल की एड्सॉर्प्शन ही नहीं होगी, क्योंकि रिपल्जन हो रही है, अट्रैक्शन होने के बजाय रिपल्जन हो रही है।
तो कहने का मतलब ये, when pH is greater than point of zero charge, it means there is an excess of hydroxyl ion concentration in the solution. This excess hydroxyl ion concentration will impart negative charge on adsorbent surface, resulting or converting the adsorbent surface into negatively charged. As a result, negatively charged adsorbent surface and negatively charged dye molecules will not attract each other, and there is greater repulsion between adsorbent and dye or metal ions, resulting in decrease in percentage adsorption of dye और मेटल आइन. होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज से हमें क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि आपका जो एड्सॉर्बेंट है वो किस पीएच पे मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन करेगा. अगर आपको आपके पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज एड्सॉर्बेंट का पता है तो आपका अगर रिजल्ट फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज है यहीं 4.3, इसी को ले लें, अगर 4.3 है पॉइंट ऑफ जीरो चार्ज, तो आपका अगर डाई भी नेगेटिव है, कॉन्गो रेड ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन आनी चाहिए वो पीएच 4.3 से कम होनी चाहिए. ठीक है, तो 4.3 से अगर आपकी कम पीएच नहीं है, सॉरी परसेंटेज अगर नहीं आ रही मैक्सिमम, तो आपका रिजल्ट ख़राब आया है. आपने अगेन एक्सपेरिमेंट रन करवाना है, कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक होगी. मिसाल के तौर पर यहाँ पे 4.3 है इनका पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज, तो 4.3 से कम पीएच चाहे वो 2 हो, 3 हो, 1 हो या राउंड अबाउट 4 भी हो सकती है. तो अगर इन 3-4 पीएच पे आपकी मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन आई है, जैसे कि इस केस में पीएच 3 पे आई है, तो इट्स मीन कि आपका रिज़ल्ट ठीक आया है. लेकिन अगर आपका रिज़ल्ट जो है वो लो पीएच में आने के बजाय वो पीएच 12 पे मैक्सिमम ऐसे स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, मैक्सिमम रिजल्ट आपके पीएच 12 पे आ रहे हैं और आपकी पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज भी 4.3 है और आपका जो डाई है वो भी अनाइनिक है, तो जैसे मैंने कहा कि आपके हाई पीएच पे अनाइनिक रिपल्जन होती है, तो परसेंटेज तो कम आनी चाहिए थी, आपकी ज़्यादा क्यों आई? इट्स मीन कि आपका एक्सपेरिमेंट गलत है, आपके जो रिजल्ट्स आए हैं वो सही नहीं आए, या तो आपने उनकी जो इनिशियल और फाइनल एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट है या तो आपकी वहाँ गलती हुई है, आपने लैम्डा मैक्स सही से नहीं उसकी सेट की होगी, या आपने उनकी मेजरमेंट सही से नहीं की. ठीक है, दूसरी आपकी ये हो सकता है कि आपका जो सोल्यूशन बनाए हैं आपने उनकी पीएच में चेंज आ गया होगा. आपने सुबह बनाए हैं पीएच, शाम को आप एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हो तो उसकी पीएच तो चेंज होनी है. पीएच के केस में आपने जो पीएच सोल्यूशन बनाने हैं, मेक श्योर कि जब आप सोल्यूशन बनाओ उसी वक्त रिएक्शन लगा दो, बना के रखने वाला काम नहीं करना. जब भी आपने एक्सपेरिमेंट रन करना है उससे फ्रेश आपने पीएच सोल्यूशन बनाना है. ठीक है, और उसके बाद उसकी पीएच आपने चेक करनी है विद द हेल्प ऑफ पीएच मीटर, और उसके लिए आपने पहले उसको कैलिब्रेट करना है बफर सोल्यूशन के साथ. वो पीएच मीटर का जो रोड होता है उसको आप कैलिब्रेट करें. कैलिब्रेशन के लिए आपको बफर सोल्यूशन चाहिए, और बफर सोल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है. हमें आप काइंडली चैनल का जो है उसमें ये देख लीजिएगा कि बफर सोल्यूशन हमने 4 का डिस्कस किया था, 7 का और 10 का. आप उन बफर सोल्यूशन को देख लें कि वो कैसे बनाए जाते हैं. आप उसके बाद बफर सोल्यूशन बना के कैलिब्रेशन करें पीएच मीटर रोड की. कैलिब्रेशन करने के बाद आप हर सोल्यूशन की पीएच चेक करें. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं. अगर फिर भी आपका रिज़ल्ट सही नहीं आया तो इट्स मीन कि आपका जो अपरेटस है वो अच्छे से वाश नहीं हुआ. आपने जो भी अपरेटस यूज़ किया है या आप जो क्यूवट रख रहे हो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, उसके अंदर कलर मौजूद है, धोने के बाद भी कलर नहीं जा रहा डाई का, और आप वैसे ही इसको रख के उसकी रीडिंग ले रहे हो, तो फिर उसकी फाइनल एब्जॉर्बेंस ज़्यादा ही आनी है और परसेंटेज आपकी कम ही आनी है. इसका मतलब कि आपको अपरेटस अच्छे से वाश करना होगा और उनके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं और जो कलर लग जाता है फ्लास्क के अंदर, बीकर के अंदर, क्यूबट के अंदर, वो ऐसे जो इस तरह के डिश वॉशर हैं लेमन मैक्स वगैरह, इनसे साफ़ नहीं होता. उनके लिए क्लीनिंग सोल्यूशन होता है. अब क्लीनिंग सोल्यूशन क्या है, कैसे बनाया जाता है, इसको क्रोमिक एसिड सोल्यूशन भी कहते हैं. उसकी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है, हाउ टू प्रिपेयर क्लीनिंग सोल्यूशन. ठीक है, तो आप काइंडली आप उस वीडियो को देख लीजिएगा.
और उसके अकॉर्डिंग आपने वाश वो क्लीनिंग सोल्यूशन बनाना है अपना, उससे सारा अप्रेटस वाश करना है। फिर भी अगर आपका रिजल्ट सही नहीं आया तो इट्स मीन कि आपका जो स्पेक्ट्रोमीटर है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर, उसकी आपने लैम्डा मैक्स जो ऊपर नॉब होता है सेट करने का, आपने वो सेट नहीं की हुई। फॉर एग्जांपल आपकी 576 पे आपने उसकी रीडिंग लेनी थी एब्जॉर्बेंस की, आपका वो नॉब किसी ने छेड़ दिया, किसी ने आपको ऐसी टीज करने के लिए आपको वो नॉब आपका 576 से वो 476 पे कर गया आपकी रीडिंग। तो मेक श्योर जब भी आपने रीडिंग लेनी है, सबसे पहले आपने नॉब चेक करनी है कि आपकी नॉब जो है वो 576 पे ही आ रही है। उसको वेवलेंथ को सेट आपने लाजमी करना है, ठीक है। और इसके अलावा ये कुछ एहतियाती तदाबीर, आप प्रिकॉशंस कह लें या इसको जो भी मैं आप नाम देना चाहें, क्योंकि इस तरह की गलतियाँ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, उनसे अक्सर हो जाती हैं। जब उनसे ये इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं तो उनको लगता है कि हाँ पता नहीं कितनी मुश्किल है ये रिसर्च, कब जान छूटेगी ये वो। ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप मेक श्योर कि आप जितने भी काम करो वो सारे एक्यूरेट होने चाहिए, अपरेटस सारा अच्छे से वॉश होना चाहिए, मेजरमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। pH 1 का बनाना है सोल्यूशन तो pH 1 ही होनी चाहिए, 1.5 नहीं होनी चाहिए। डिस्टिल वाटर यूज़ करना है, जितने ml यूज़ करना है उतने ml ही डालना है, 10 ml की जगह 15 ml नहीं डाल देना, ठीक है। इसके अलावा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसको जब भी आपने यूज़ करना है इसको 15 मिनट पहले ऑन करके रखना है आपने, ठीक है, ताकि उसकी जो कैलिब्रेशन है, और इसको जब भी यूज़ करना है, यूज़ करने से पहले इसको कैलिब्रेट करना है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर को भी। और वो कैसे कैलिब्रेट करना है वो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, इसकी प्लेलिस्ट के लास्ट पार्ट्स में आप चेक कर लीजिएगा वो वीडियो, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर की या बियर लैम्बर्ट लॉ के नाम से होगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने मेंशन अपने माइंड में रखने हैं, इनको एक जगह लिख लें कि आपसे ये गलतियाँ ना हों। उसके बाद फ़र्ज़ करें कि ये सब आपने सही किया है काम, ये सारी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताई ये तो आपने गलती की नहीं, आपके फिर भी रिज़ल्ट सही नहीं आया। फिर यहाँ पे मेन बात ये आ जाती है कि यहाँ पे आपका जो सिलेक्टेड एडजॉर्बेंट है ना, उसमें कहीं ना कहीं फ़ॉल्ट है। उसमें फ़ॉल्ट क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमने प्रिपरेशन ऑफ एडजॉर्बेंट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने एडजॉर्बेंट को अच्छे से वॉश करना है, ड्राई करना है, उसको ग्राइंड करवाना है, ग्राइंड करवाने के बाद उनकी सीविंग करनी है छोटे छोटे पार्टिकल साइज़ में, और उन सीविंग करने के बाद आपने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने तो वॉश पहले किया है ना, वॉश करके ग्राइंड कराया है, तो यहाँ पे इशू ये आ जाता है कि जब आप ग्राइंडिंग करवाते हो ना, तो वो जहाँ से आप जिन मशीनों से करवा रहे हो उन मशीनों में कोई डर्ट होगी या डस्ट पार्टिकल्स होंगे या इस तरह की इम्प्योरिटीज़ होंगी जो कि आपके एब्जॉर्बेंट में उस टाइम ऐड हो गई, ठीक है। और वही इम्प्योरिटीज़ आगे चलती चलती आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट कर रही हैं। कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे, कुछ पोल्यूटेंट इस तरह की चीज़ें होंगी जो कि आपकी रीडिंग को अफेक्ट कर रही हैं। या दूसरा केस ये हो सकता है कि आपका फॉर एग्जांपल राइस हस्क है, आपने राइस हस्क लिया, उसको जब आपने जो डाई सॉल्यूशन बनाया है आपने उसके अंदर आपने डाल के उसको अच्छी तरह शेक किया, आपने उसको कॉन्टैक्ट टाइम भी अच्छा दिया है, उसके बाद आप सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आप जब उसको क्यूवेट में डालने लगो तो आपको लगे कि नहीं अभी भी डाई का कलर तो फेड हो गया है, लेकिन राइस हस्क जो कि बायोजॉर्बेंट है उसका कलर आ रहा है, उसका कलर थोड़ा सा जिस तरह मिट्टी का कलर होता है बिल्कुल इस तरह का कलर आपको शो हो, तो इट्स मीन कि आपका जो एड्जॉर्बेंट है वो कलर शो कर रहा है। डाई डाई का कलर तो फेड हो गया, वो तो डाई का कलर तो वो एड्जॉर्प्शन हो गई, उसका कलर तो फेड हो गया, लेकिन अजीब सा मिल्की मिल्की सा आपको कलर अगर शो हो तो इट्स मीन कि आपका जो एड्जॉर्बेंट है जब आपने उसको वाटर में ऐड किया तो वो उस वाटर वाले सोल्यूशन में ही कलर शो कर रहा है। तो इससे आपको ये बात आपने माइंड में रखनी है, जब भी कभी ऐसा केस हो तो काइंडली आप अपने जो एड्जॉर्बेंट है, फिर आप दो तरह के एक्सपेरिमेंट लगाओगे। एक आप एक्सपेरिमेंट लगाओगे जिसमें आप अपने एड्जॉर्बेंट को सीविंग वगैरह करने के बाद जब आपने प्रिपेयर कर लिया वैसे ही ड्राई 0.25 ग्राम लेके आपने एक्सपेरिमेंट रन करवाना है। लेकिन दूसरा एक्सपेरिमेंट आपने वो लगाना है जिसमें आपने एड्जॉर्बेंट को पहले अच्छी तरह वॉश करना है डिस्टिल वाटर के साथ। डिस्टिल वाटर के साथ आपने 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह वॉश करना है, यानी कि उसको डाल के रखने पानी में, जितना कलर उसने पानी में छोड़ना होगा वो छोड़ देगा, उसके बाद आप पानी गिरा दें हिला के, उसमें नया पानी डाल के रख दें, फिर उसको ड्राई करें ओवन में
जो उनका टेम्परेचर लिटरेचर में मेंशन है, ड्राई करने के बाद आप उसको अगेन यूज़ करें। या मतलब जितना कलर उसने सॉल्यूशन फॉर्म में छोड़ना था वो पानी में उसने छोड़ दिया है। अब जब आप उसको डाई वाले सॉल्यूशन में ऐड करोगे तब वो वहाँ आपका एडजॉर्बेंट ड्राई करने के बाद ऐड करना है, ठीक है। तो ड्राई करने के बाद जब आप उस सॉल्यूशन में ऐड करोगे डाई सॉल्यूशन में, तब वो वहाँ कलर शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि उसकी अगेन वॉशिंग ज़रूरी हो जाती है कुछ केसेस में। और वेट ब्रांड जो है ना जी, वेट ब्रांड जो एडजॉर्बेंट अब एडजॉर्बेंट वो कलर दे देता है। तो उसके लिए और राइस हस्क के लिए, अगर आप राइस हस्क भी यूज़ करें तो उसको भी अच्छी तरह वॉश करें, पहले उसका कलर अच्छी तरह रिमूव करें। ये कुछ बायोजॉर्बेंट्स हैं जिनका कलर लाजमी आता है, ठीक है। तो अब आप उनको यूज़ वॉश करके करोगे तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग जो एडजॉर्बेंट का कलर आ रहा था वो नहीं आएगा, आपकी रीडिंग जो है वो सही आएगी, आपका ग्राफ भी सही बनेगा। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं, आप उनको माइंड में रखें जब भी आप एक्सपेरिमेंट रन करें। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद भी अगर आपकी रीडिंग सही नहीं आ रही तो काइंडली आप मेक श्योर कि आप से दोबारा एक्सपेरिमेंट रन करके एक दफ़ा देखें, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपका रिज़ल्ट क्यों ख़राब आ रहे हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट्स भी आपने कवर कर लिए हैं, तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपकी क्या मिस्टेक है, आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है। जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, हम इंशाल्लाह ताला उसको एड्रेस करेंगे, और एड्रेस करने के बाद हम आप देखिएगा कि आपका रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तो ये आज का जो लेक्चर था ये इस टॉपिक से मुतालिक था कि पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन हमने देखी। पीएच का इफ़ेक्ट देखा कि पीएच के इफ़ेक्ट हाई और लो पीएच में क्या रीज़न है जिसकी वजह से परसेंटेज रिमूवल इतनी आएगी। पीएच और पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज का भी रिलेशन हमने आपस में देखा कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, पॉइंट ऑफ ज़ीरो चार्ज क्यों ज़रूरी है कैलकुलेट करना। और अनायनिक और कैटायनिक दोनों डाई को हमने एक पेपर रिसर्च पेपर के थ्रू हमने उनको डिस्कस कर लिया है। होप्स हो कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम बाकी पैरामीटर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और उनकी रीज़न्स को भी ऐसे एक्सप्लेन किया जाएगा कि वो ऐसा रिज़ल्ट आ रहे हैं तो क्यों आ रहा है, लिटरेचर के साथ उसको मैच करेंगे कि उनके रिज़ल्ट्स कैसे आए हैं और आपके ऐसे क्यों आए हैं। अगर आपके रिज़ल्ट इस तरह के आए हैं, ग्राफ ऐसा आया, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है। तो स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स। थैंक यू वेरी मच।